नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। वक्त हो चला है 9 PM का। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले खबर ईरान की आप तक पहुंचाते हैं। ईरान में हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन जारी है। तेज होते प्रदर्शन और बढ़ते तनाव के बीच ईरान ने पूरे देश में मार्शल लॉ लगा दिया गया है। अमेरिका की ओर से ईरान पर हमला करने की बात भी कही जा रही है। इसी बीच ईरान में हालात को लेकर भारत भी नजर बनाए हुए है। ईरान में बदतर होते हालात के बीच वहां एयर स्पेस तक बंद करने पड़ रहे हैं। इस बीच भारतीय विमानन कंपनियां एयर इंडिया और इंडिगो ने हवाई यात्रा को लेकर के एडवाइजरी भी जारी की है। उड़ानें वैकल्पिक रूट से जा रही हैं। कुछ फ्लाइट्स कैंसिल की गई हैं। यात्रियों को उड़ान का स्टेटस चेक करने और रीबुकिंग विकल्प देखने की सलाह दी गई है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने खामेनी के खिलाफ सैन्य एक्शन को लेकर बड़े संकेत दिए हैं। जर्मनी से लेकर ब्रिटेन और फ्रांस ने ईरान में खामेनी सरकार के तख्तापलट की भविष्यवाणी कर दी है। दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों का ईरान को लेकर रुख यही बताता है कि अगले कुछ घंटों में खामेनी को लेकर कोई बड़ी खबर आ सकती है। अब सवाल यही है, क्या ईरान के खिलाफ हमले का ऑर्डर ट्रंप देने वाले हैं? और ये अलग अलग तस्वीरें। ईरान में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। दूसरी ओर एयर स्पेस बंद कर दिया गया है, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें हैं वो ईरान का एयर स्पेस फिलहाल इस्तेमाल नहीं कर रही हैं। उससे बचकर सफर किया जा रहा है। दिल्ली की फ्लाइट भी जो पश्चिमी देशों की तरफ जाती हैं उन्हें भी ईरान के एयर स्पेस का इस्तेमाल करने से मना किया गया है। और MEA की एडवाइजरी जारी हुई है। भारतीय नागरिकों के लिए ये एडवाइजरी जारी किया गया है। उन्हें कहा गया है कि ईरान तुरंत छोड़ दे। किसी भी साधन से आप ईरान छोड़िए। कागजात तैयार रखिए ताकि किसी भी जरूरत के समय कागजात काम आ सके। हेल्पलाइन नंबर भी MEA ने जारी किया है। तो ये पूरी तरीके से लगातार अब सतर्क है विदेश मंत्रालय। प्रदर्शन वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई, यानी जो लोग भारतीय अभी ईरान में मौजूद हैं उन्हें प्रदर्शन वाली जगहों से बचने की सलाह दी गई है। इसमें स्टूडेंट हैं, तीर्थयात्री हैं, कारोबारी हैं, पर्यटक हैं, सभी प्रभावित हो रहे हैं। भीड़ भाड़ वाले इलाकों से इन्हें दूर रहने के लिए कहा गया है। अपने कागजात को तैयार रखने के लिए कहा गया है। साथ रखने के लिए कहा गया है। पासपोर्ट और पहचान का दस्तावेज जो है वो हमेशा साथ रखना है। एम्बेसी से संपर्क में रहना है। आपात स्थिति में भारतीय दूतावास से संपर्क में रहें। उसके नंबर को नोट करके रखें ताकि जरूरत पड़ने पर आप एम्बेसी से संपर्क करें। और ये 4 नंबर जो आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहे हैं, ये एम्बेसी की तरफ से नंबर जारी किया गया है, MEA ने जारी किया है, ताकि कोई भी व्यक्ति, पर्यटक हो, तीर्थयात्री हो या वहां पर किसी भी जरूरी काम से गया हो ईरान में, वो संपर्क कर सकता है। भारतीय नागरिक जो है अपना पासपोर्ट, कागजात, दस्तावेज जो है वो अपने पास रखें। प्रदर्शन वाले स्थानों पर जाने से बचने की सलाह दी गई है। MEA ने यह भी कहा है कि तुरंत ईरान छोड़ दे। भारतीय विदेश मंत्रालय ने लोगों से यहां तक कह दिया है कि किसी भी साधन से आप जिससे संभव हो उससे आप सफर करें, लेकिन ईरान छोड़ दें, क्योंकि फिलहाल ईरान के हालात जो है वो लगातार बदतर होते जा रहे हैं। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कोलकाता में 8 जनवरी को आईपैक रीड मामले में ED की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को नोटिस जारी किया। कोर्ट ने CM ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली सरकार से 2 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा और कहा कि केंद्रीय एजेंसी के आरोप गंभीर है। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस विपुल पंचोली की बेंच ने कहा कि सरकार ED के काम में दखल न डाले, एजेंसी को अपना काम करने दे। कोर्ट ने 3 फरवरी को अगली सुनवाई तक ED अधिकारियों के खिलाफ दर्ज FIR पर भी रोक लगा दी है। ED ने 8 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस के IT हेड और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर और कंपनी से जुड़े ठिकानों पर छापा मारा था। जांच एजेंसी का आरोप है कि इस दौरान CM ममता वहां बंगाल पुलिस के अफसरों के साथ पहुंची और अपने साथ सबूत लेकर चली गई। ED ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि रेड के दौरान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां पहुंची और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और दस्तावेज अपने साथ ले गई। ममता के साथ बंगाल DGP भी पुलिस टीम के साथ पहुंचे थे। पुलिस ने ED अफसरों के मोबाइल छीन लिए। CM मीडिया के सामने भी गई। इस तरह ED का मनोबल गिरता है, उनके काम में बाधा आती है। बंगाल सरकार का पक्ष रखते हुए सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा, आईपैक डायरेक्टर प्रतीक जैन के लैपटॉप में चुनाव से जुड़ी सारी जानकारी थी। ED वह जब्त करना चाहती थी, ममता सिर्फ उनका और आईफोन लेकर गई थी। CM ने रेड में कोई दखल नहीं डाली थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आपका दावा गलत है। अगर ED का इरादा कुछ जब्त करने का होता तो वे जब्त कर लेते, लेकिन कुछ भी जब्त नहीं किया गया। हमें जांच करनी होगी। सरकार हमें नोटिस जारी करने से नहीं रोक सकती।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस की में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। प्रदेश के बड़े नेताओं का दिल्ली दौरा शुरू हो गया है। पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और पूर्व मंत्री उमेश पटेल अभी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। सिंहदेव ने बुधवार को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। दोनों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं पूर्व मंत्री विधायक उमेश पटेल भी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं। पटेल कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मेल मुलाकात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में मुंबई समेत 29 नगर निगम के लिए मतदान हुआ। सुबह 7:30 बजे से शुरू हुआ वोटिंग शाम 5:30 बजे तक चली। बीएमसी चुनाव इस बार राजनीतिक दृष्टि से बेहद अहम है। 227 सीटों पर कुल 1700 उम्मीदवारों की चुनावी किस्मत ईवीएम में कैद हो चुकी है। वहीं चुनाव के परिणाम 16 जनवरी शुक्रवार को आएंगे। मतगणना सुबह 10 बजे से शुरू होगी। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। भाजपा शिंदे शिवसेना गठबंधन और शिवसेना महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के बीच कई सीटों पर सीधा मुकाबला है, जबकि कांग्रेस वीबीए गठबंधन ने अलग चुनाव लड़ा। पुणे में एनसीपी अकेले चुनावी मैदान में उतरी है। पोलिंग बूथों पर सुबह से ही भीड़ रही। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, अभिनेता अक्षय कुमार समेत कई हस्तियों ने वोट डाला। तो ये तस्वीरें जब आज बीएमसी के चुनाव के लिए वोट देने पहुंचे। ये 6 तस्वीरें जिनमें आमिर खान, राकेश रोशन, अक्षय कुमार, जॉनी लीवर, परेश रावल और श्रद्धा कपूर, ये तमाम सितारे बीएमसी में वोट का मताधिकार का प्रयोग करने के लिए घरों से बाहर निकले और वोट दिया। अब कल जो है नतीजे सामने आएंगे। बीएमसी में कौन जीत दर्ज करता है ये देखना होगा। वहीं कई दिग्गजों ने मतदान किया। ये तस्वीरें अलग अलग अभिनेताओं की है जो अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंचे और उन्होंने वोट डाला। मध्य प्रदेश विधानसभा का बजट सत्र 16 फरवरी से शुरू होगा और 6 मार्च तक चलेगा। 19 दिन के सत्र में 12 बैठकें होंगी और 7 दिन अवकाश के चलते बैठक नहीं होंगी। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ शुरू होने वाले सत्र में 16 से 20 फरवरी के बीच मोहन सरकार का तीसरा बजट पेश होगा। डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा बजट पेश करेंगे। मोहन सरकार के बजट की तैयारियों के बीच विधानसभा सचिवालय के जारी किए गए नोटिफिकेशन में कहा गया है कि 16 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र में 20 फरवरी तक लगातार सत्र चलेगा। इसके बाद 23 से 27 फरवरी तक सदन की कार्यवाही चलेगी। 6 मार्च तक चलने वाले सत्र मार्च माह में अंतिम 2 दिनों में 5 और 6 मार्च को बैठकें होंगी। ये 16वें विधानसभा का 9वां सत्र होगा। सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगू भाई पटेल विधानसभा पहुंचेंगे और अभिभाषण के रूप में सरकार की उपलब्धियां और बताएंगे। इसके बाद सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर कृतज्ञता प्रस्ताव के जरिए चर्चा की जाएगी। इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीले पानी से 23 लोगों की मौत के बाद कांग्रेस लगातार बीजेपी सरकार को घेरने में लगी है। प्रदेश कांग्रेस के तमाम नेता इंदौर दौरा कर चुके हैं। अब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी भी 17 जनवरी को यहां आने वाले हैं। कांग्रेस जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग कर रही है। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि लाशों पर राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देखिए एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश कांग्रेस इंदौर के भागीरथपुरा में जहरीली जल से हुई मौतों को यूं ही ठंडे बस्ते में बंद नहीं करना चाहती। सियासी तौर पर इस मुद्दे का राष्ट्रीयकरण करने की तैयारी है। यही वजह है कि 11 जनवरी को इंदौर में न्याय यात्रा निकालने के बाद एक बार फिर कांग्रेस बड़ा प्रदर्शन करने जा रही है। 17 जनवरी को राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। कांग्रेस का दावा है कि जहरीले जल से अब तक 23 लोग जान गंवा चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 10 मरीज अब भी आईसीयू में हैं और 3 वेंटिलेटर पर। राहुल गांधी जी जब से मौतें हो रही है पूरे उनकी संज्ञान में था घटना, बहुत चिंतित थे। बार बार 3-4 बार इस पूरी घटना को लेकर उनने मुझसे भी बात की। उन्होंने मुझे आज ही उनका संदेश आया कि जीतू मैं उन परिवारजनों से मिलने जाऊंगा जिनके यहाँ इतने अत्यंत जिस मटकी में जीवन देने के लिए पानी भरा था उसमें जहर मिला और छोटे छोटे बच्चों की मौत हो गई, परिवारजनों की मौत हो गई। वहाँ शोक संवेदनाएं व्यक्त करने आऊँ।
17 जनवरी को जब राहुल गांधी इंदौर पहुंचेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ता हर ब्लॉक में उपवास करेंगे। वहीं मनरेगा का नाम बदलने के खिलाफ गांधी प्रतिमा के सामने प्रदर्शन भी होंगे। इधर इंदौर जैसी संवेदनशील घटना पर सियासत पर मुख्यमंत्री नाराज हैं। डॉक्टर मोहन यादव का कहना है कि लाशों पर राजनीति इंदौर में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कांग्रेस के लोग आपदा में से अवसर केवल राजनीति के लिए ढूंढते हैं। मैं इस बात की उनको एक तरह से ताकीद भी करा भाई, हमने इस कठिनाई के दौर को महसूस किया है, संवेदना के साथ महसूस किया है, लेकिन आप अगर लाशों पे राजनीति करने आओगे, इंदौर बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। दूषित पानी से मौतों की घटना दुखद भी है और गंभीर भी। दूसरी तरफ पक्ष विपक्ष में वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। घटना के लिए जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग उठ रही है। दूसरी तरफ सरकार ने सजगता दिखाते हुए प्रदेश भर में वाटर टेस्टिंग का काम भी शुरू किया है ताकि इंदौर जैसी घटना भविष्य में न हो। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंकुश मौर्य की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की सियासत में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। पूर्व उप मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता टीएस सिंहदेव ने बुधवार को दिल्ली में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की। इस मुलाकात ने प्रदेश की ठंडी फिजाओं में सियासी गर्मी ला दी है। हालांकि इस मुलाकात को औपचारिक बताया जा रहा है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म है। चर्चा है कि पार्टी टीएस सिंहदेव को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। वहीं सिंहदेव ने इन अटकलों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। उन्होंने कहा कि यह एक सामान्य शिष्टाचार भेंट थी। वरिष्ठ नेता सिंहदेव ने कहा बातचीत का विषय तमिलनाडु और पुडुचेरी रहा। उन्होंने कहा कि मीडिया में जो बातें चल रही हैं वो सिर्फ अटकलें हैं। बता दें कि टीएस सिंहदेव की यह मुलाकात ऐसे वक्त पर हुई है जब प्रदेश में कांग्रेस संगठनात्मक बदलाव की ओर बढ़ रही है। ऐसे में उनकी दिल्ली यात्रा को लेकर कई तरह के राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। इन तमाम विषय को लेकर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव से खास बातचीत की हमारे सहयोगी संतोष कश्यप ने। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के सीनियर नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव के दिल्ली दौरे के बाद छत्तीसगढ़ में सियासी पारा इन दिनों तेज है। सिंहदेव साहब हमारे साथ में है। बाबा, दिल्ली में जो लोकसभा के सांसद राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष जी हैं, उनसे आपकी मुलाकात हुई है, क्या चर्चा हुई? तमिलनाडु के संबंध में मैं धन्यवाद देने के लिए गया था कि मुझे स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन के रूप में मनोनीत किया गया और सलाह लेने के लिए गया था कि कोई मार्गदर्शन हो तमिलनाडु और पुडुचेरी के संबंध में। देश भर में प्रदेश अध्यक्षों के एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं, तो लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़ का भी कुछ हो सकता है। उसके आगे पीछे कहीं कोई बात नहीं है। मेरी जानकारी में छत्तीसगढ़ को लेके दिल्ली में चर्चा भी नहीं हो रही। पीसीसी प्रेसिडेंट को लेके दिल्ली में सीनियर लीडर्स के बीच में चर्चा ही नहीं हो रही फिलहाल, जहां तक मुझे जानकारी है। और मीडिया ने उसको ऐसा उछाल दिया। एक मीडिया ने कहा कि देखिए कल ही हमने रिपोर्ट किया था, हमारे को सारी जानकारी अंदर की, और अब देखिए अब ये होने वाला है कल। दिल्ली में मेरी जानकारी के अनुसार छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के संदर्भ में चर्चा ही नहीं हो रही। मैं केवल तमिलनाडु के संबंध में 7-8-10 सीनियर लीडर से मेरी मुलाकात हुई, सिर्फ तमिलनाडु के संबंध में। तो पुडुचेरी और तमिलनाडु को लेकर स्क्रीनिंग कमेटी के आप अध्यक्ष भी हैं, किस प्रकार की तैयारियां हैं वहां को लेकर? वहाँ कल ही मैं निकल रहा हूँ, परसों चेन्नई पहुँचूंगा और 18 तारीख को AICC के प्रभारी जी उनसे चर्चा हो रही है। तो या तो 11:30 या 3 बजे, 11:30 या 3 बजे जो पुडुचेरी और तमिलनाडु के वरिष्ठ कांग्रेस के लीडर्स हैं उनके साथ मुलाकात होगी। राहुल गांधी जी से मुलाकात के बाद हालांकि टीएस सिंहदेव ने ये साफ किया है कि ये जो बैठक उनके मुलाकात थी औपचारिक बैठक है, लेकिन जो छत्तीसगढ़ की जो सियासत है वहां कुछ और भी चर्चा चल रही है। संतोष कश्यप, INS 24/7, अंबिकापुर। छत्तीसगढ़ में 13 जनवरी तक 105 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी हो चुकी है, जिसके एवज में 17,77,000 किसानों को 23,448 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है। वहीं अब धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग उठने लगी है। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने धान खरीदी की समय सीमा 1 माह बढ़ाने की मांग की है। महंत ने कहा कि हजारों किसान अब तक अपना धान नहीं बेच पाए। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत की 3 प्रमुख मांगों की
की है, जिसमें आत्महत्या का प्रयास करने वाले किसानों को तत्काल आर्थिक सहायता की मांग और तकनीकी कारणों से जिन किसानों का धान नहीं बिक पाया है उन्हें प्राथमिकता के आधार पर ऑफलाइन टोकन जारी कर धान खरीदने की मांग की है। वहीं महंत के बयान पर डिप्टी सीएम अरुण साव ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस धान खरीदी पर भ्रम फैला रही है, किसानों की नियमित धान खरीदी हो रही है। सीएम साय ने स्पष्ट कहा कि किसान धैर्य रखें, एक एक धान जो है खरीदी होगी। बीजेपी सरकार किसान हितैषी है, किसानों को ठगने वाले लोग धान खरीदी पर बात ना करें। आपको बता दें कि धान खरीदी की अंतिम तारीख 31 जनवरी है, लेकिन इससे पहले ही सियासत तेज हो गई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बलों को नक्सल मोर्चे पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। जवानों की ओर से लगातार की जा रही कार्रवाई और सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नियत निल्लानार और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर एक डीवीसीएम सहित कुल 52 नक्सलियों ने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर करने वालों में 21 महिला और 31 पुरुष नक्सली शामिल हैं। इन सभी पर कुल 1,41,00,000 रुपए का इनाम घोषित था। पुलिस अधिकारियों के अनुसार सरेंडर करने वाले सभी 52 नक्सली फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी सहित कई नक्सली वारदातों में शामिल रहे हैं। इन नक्सलियों ने सीआरपीएफ डीआईजी देवेंद्र सिंह नेगी, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर जितेंद्र यादव, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष आत्मसमर्पण किए। बीजापुर पुलिस और सीआरपीएफ और बाकी जितने भी सुरक्षा बल हैं उनके सामूहिक प्रयासों से 52 जो माओवादी हैं वो मुख्य धारा में जुड़ने के लिए आज पुनर्वासित हो रहे हैं। इसमें अच्छी बात यह है कि जितने भी जो बड़े कैडर के हैं, जो आर्म्ड कैडर हैं, वो अब हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। इसके साथ में ही जो नेशनल पार्क एरिया, जो एक सिक्योरिटी वैक्यूम एरिया माना जाता था, उसमें 7 जो आरपीसी हैं, जो जनताना सरकार के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी सरेंडर किया है। साथ में सरकार की जो योजनाएं चल रही है, नियत निल्लानार योजना और जो हमारे एंटी नक्सल ऑपरेशन जो चल रहे हैं, उसके फलस्वरूप जो सभी जो बल हैं यहाँ जो काम कर रही हैं, जिसमें जिला बल, डीआरजी, सीआरपीएफ, एसटीएफ और अलग अलग एजेंसीज हैं जो लगातार यहाँ इस एरिया में काम कर रही हैं, उनके पूरे योगदान से आज ये सफलता हम लोग को मिली है। बीजापुर हम की बात करें तो मोस्टली जो ऐसे एरिया जैसे जो या तो इंटर स्टेट बॉर्डर्स में है या फिर जो नेशनल पार्क का एक बड़ा एरिया है जहाँ सशस्त्र नक्सली अभी रहते हैं, और पिछले अगर 2 सालों की में तुलना करें तो लगभग 10% लगभग जो बचे हैं, जिनको हमें अभी खत्म करना है जो पहले की तुलना में। तो अभी भी कुछ आर्म्ड नक्सली हैं और ये छोटे छोटे फॉर्मेशंस में घूम रहे हैं, जिनको हमारे लगातार एंटी नक्सल ऑपरेशन में उनको आगे उम्मीद है कि हम इनको सफाया करना है। और फिलहाल 9 PM में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें जारी हैं। आप देखते रहे INS 24/7। धन्यवाद।